m greater than or equal to 1, and f is what? Summation I from 1 to m fi composite theta I. तो ये आपका वो रास्ता है जिसके थ्रू आप f से fi का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं या प्रॉपर्टी बता सकते हैं, और ये वो रास्ता है जिससे आप fi की हेल्प से f की प्रॉपर्टी बता सकते हैं. So it is given to us that limit of fi bar fi is bi, and we have to show that limit of f is b. So we will use this relationship. तो चलिए लिमिट सम के अंदर चली जाएगी बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट से, तो क्या मिलेगा हमें? देखिए हमें क्या मिलेगा? लिमिट ऑफ दिस सम इज सम ऑफ लिमिट्स. सो यू विल गेट I from 1 to m लिमिट x बार टेंड्स टू a बार, और कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? fi ऑफ x बार. ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ थीटा आई fi कॉम्पोजिट थीटा आई क्या होता है? थीटा आई ऑफ fi x बार. अब देखिए आप ये जानते हैं कि थीटा आई जो है और प्रोजेक्शन दोनों पाई आई और थीटा आई दोनों लीनियर होते हैं, एंड बीइंग लीनियर दे आर कंटिन्यूअस. ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूअस हैं तो क्या हो जाएगा? ये देखिए एफ आई एक्स की लिमिट भी है, तो थीटा आई एफ आई एक्स बार की लिमिट क्या हो जाएगी? सॉरी, एक्स बार यहाँ पे लगा दीजिए. देखिए थीटा आई हम ऐसे समझिए जैसे एक्स बार टेंस ए बार है और एफ कंटिन्यूअस है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? एफ ऑफ एक्स बार टेंस टू एफ ऑफ ए बार, है ना? यही होता है. अब इसी तरह से आपका क्या हो रहा है? एफ आई ऑफ एक्स बार टेंस टू बी आई. ठीक है, अब थीटा आई कंटिन्यूअस है तो एफ की जगह थीटा आई लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा? थीटा आई ऑफ एफ एक्स बार टेंस टू थीटा आई ऑफ एफ ए बार होगा ना. यहाँ पे हमारा एफ ए बी आई है. बात समझ में आ रही है? देखिए जैसे आपका x टेंड्स टू a, तो कंटिन्यूटी से क्या मिलेगा? एफ एक्स बार टेंड्स टू एफ ए बार. इसी तरह से थीटा आई कंटिन्यूअस है और एफ आई एक्स बार टेंड्स टू बी आई, सो यू विल गेट थीटा आई एफ आई ऑफ एक्स बार टेंड्स टू थीटा आई ऑफ बी आई. क्लियर है? ये वाला आर्गुमेंट क्लियर है कि नहीं? यस मैम. क्लियर है? क्योंकि देखिए अगर f आप a x टेंड करता है a की तरफ, तब एफ एक्स एफ ए की तरफ टेंड करता है, क्योंकि हमारा f कंटिन्यूअस है. इसी तरह से f की जगह आप थीटा आई को देखिए, थीटा आई कंटिन्यूअस है और हमारा एफ आई एक्स बार बी आई की तरफ टेंड कर रहा है. देयरफॉर बीइंग थीटा आई कंटिन्यूअस फंक्शन, थीटा आई एफ आई एक्स बार टेंड्स टू थीटा आई बी आई. अब थीटा आई बी आई, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? दिस इज नथिंग बट समेशन आई फ्रॉम 1 to n थीटा आई. ये क्या हो जाएगा इधर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलिए, यहाँ पे मैम क्या हो बी आई. जाएगा? बी आई. यहाँ से बी आई. बी आई हो जाएगा. हाँ सही है ना? यही आर्गुमेंट लग रहा है क्योंकि हमारा एफ कंटिन्यूअस है. तो आप जानते हैं कि एज एक्सटेंड्स टू, ये यही चीज है जो हम लोग लिखते हैं इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए ना, एफ एक्स बार, क्योंकि हमारा एफ कंटिन्यूअस है तो एज एक्सटेंड्स टू एफ एक्स टेंड्स टू एफ ए. तो क्योंकि हमारा एफ आई एक्स बार टेंड कर रहा है बी आई की तरफ और थीटा आई कंटिन्यूअस है, देयरफॉर आई ऑफ एफ आई एक्स बार टेंड्स टू थीटा आई बी. अब ये क्या है? बोलिए. थीटा वन बी वन प्लस थीटा टू बी टू प्लस थीटा थ्री बी थ्री. तो देखिए इसको मैम लिखिएगा मत, आप लोग सिर्फ समझिएगा, लिखना एक दूसरी चीज. देखिए ये आएगा बी वन कॉमा जीरो जीरो जीरो, है ना? थीटा वन क्या करेगा? बी वन को फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट कराएगा. थीटा टू क्या करेगा? बी टू को. देखिए इसको अगर आप ओपन करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट थीटा कराएगा. वन बी वन, हाँ थीटा टू बी टू डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे? थीटा एम बी एम तक एम चलेंगे. बी एम. तो थीटा वन बी वन को, हाँ थीटा वन बी वन को फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट कराएगा, थीटा टू बी टू को सेकंड प्लेस पे इंसर्ट कराएगा, और थीटा एम बी एम को mth प्लेस पे इंसर्ट कराएगा. तो जब आप वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लगा इनको ऐड करेंगे इन टपल्स को, तो आपको क्या मिलेगा? b1 कॉमा b2 डॉट 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 bm, और वो क्या है आपका? बी बार. क्या है? हाँ. स्टैंडर्ड बेसिस. बी बार. तो ये आपके सिर्फ समझने की चीज है, चाहे तो रफ में लिख सकते हैं. इतना एक्सप्लेन करके एग्जाम में नहीं लिखा है तो नई किसी किताब में लिखा मिलेगा आपको. ठीक है,
तो यहाँ तक आपका लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था, वो हमें रिवाइज करना था, क्योंकि इसमें आपके कोर्स में लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी बिना लिमिट के हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे तो जा ही नहीं सकते है ना। तो पहले हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट देख लिए, फिर कंटिन्यूटी देखा, अब उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन का कॉम्पोनेंट देखा कि किसी भी फंक्शन के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आप आसानी से कॉम्पोनेंट बता ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको ये सिर्फ समझा रहे हैं, अगर आपको सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है x1 x2 x3 इज इक्वल टू साइन x1 प्लस x2 e की पावर x2 x1 प्लस x3 कॉमा 1 प्लस x2 प्लस x3, अगर आपको ये दे दिया है, तो अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फंक्शन, तो कितने कंपोनेंट होंगे, कितने कंपोनेंट होंगे, 3। बताइए भाई। 3 कंपोनेंट होंगे। देखिए, अब जो थ्योरी पढ़ी वो पढ़ी, यहाँ से देख के आसानी से बता दीजिए। जैसे आप लोग लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं F बराबर F1 F2 F3, तो कैसे लिखते हैं, जब F के कहाँ बिलोंग करता है, F आपका Rn टू Rm में जाता है, तो जितना यहाँ का होगा m, जितना m बराबर मतलब कितने कंपोनेंट होंगे, तो m कंपोनेंट होंगे, m की जो वैल्यू हो जाएगी उतने ही कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि m की वैल्यू 3 है, तो कितने कंपोनेंट होंगे, f1 f2 f3। फंक्शन के कितने कंपोनेंट हुए भाई, इस 3 मैम। फंक्शन के कितने कंपोनेंट हुए, जितना m होगा, तो ये आपका R3 से R3 पे मैप है, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। और F1 कितना हो जाएगा, तो अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, F1 ऑफ x1 आप नहीं लिखेंगे, आप F1 ऑफ x बार लिखेंगे। देखिएगा डेफिनेशन में हम लोगों ने f ऑफ x बार के लिए F1 ऑफ x बार, F2 ऑफ x बार, F3 ऑफ x बार ये डिफाइन करा है। ठीक है, गलती मत करिएगा कि F1 x1 F2 x2 F3 x3, अगर ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आपका एलिमेंट होगा वो ही उसी पॉइंट पे F1 F2 F3 भी इमेज देगा। तो अब आप बताइए हमें F1 ऑफ इस फंक्शन के लिए F1 ऑफ x बार दैट इज F1 ऑफ x1 x2 x3 ये क्या हो जाएगा, बताइए। साइन x1 प्लस x2। वेरी गुड, साइन ऑफ x1 प्लस x2, ये बात सबको समझ में आ गई। F1 क्या होता है, यस मैम। डेफिनेशन से रिकॉल करिए, F1 क्या होता है, F1 आपका हो जाएगा, Fi होता है F कॉम्पोजिट पाई आई, तो यानी F1 हमारा हो जाएगा पाई 1 ऑफ F, है ना, पाई 1 ऑफ एफ एक्स बार, अगर हम यहाँ पे एफ बार एक्स बार लगा दें, तो आपका जो एफ एक्स बार का पहला प्रोजेक्शन होगा वही F1 होगा। ठीक है, आप उसको x बार पे ही डिफाइन करेंगे, तो योर F1 x बार इज पाई 1 ऑफ एफ एक्स बार, और एफ एक्स बार आपका ये है, और पाई 1 क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट प्रोजेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x1 प्लस x2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, Excuse me, ma'am. इसी तरह से, हाँ यस, Ma'am, some students wants to join. ओके ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया है, चलिए। Thanks. अब देखिए F2, हाँ अब देखिए F2 ऑफ x बार क्या हो जाएगा, तो यानी F2 ऑफ x1 x2 x3, तो F1 F फंक्शन f का सेकंड प्रोजेक्शन, मतलब सेकंड प्लेस पे कौन सा फंक्शन e है, पावर तो x1 दिस प्लस इज योर x3। e ऑफ x, यस, एंड इसी तरह से आप F3 ऑफ x बार डिफाइन करेंगे 1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि F1 ऑफ x1, क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है आप लोग फंक्शनल पढ़ के आए हैं ना, डुअल पढ़े होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, t अगर v1 से v2 यस है, मैम। तो फिर तो वहां से f आप लोग पढ़ते हैं ना, लीनियर फंक्शनल होता है वेक्टर स्पेस से फील्ड पे मैपिंग, तो वहां पे हम लोग करते हैं f ऑफ x1 v x2 स्टार इस तरह डिफाइन से करते हैं करते मैम। हैं आप, इसीलिए हम, हाँ तो वी स्टार जो डिफाइन करते हैं, तो वहां से कंफ्यूजन नहीं करना है, वो अलग थ्योरी है, ये अलग थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी फंक्शन के लिए उसके कंपोनेंट्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो काम आप वहां पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको T1 दे देता है R2 टू R3, तो T1 T2 T3 निकाल दीजिए, बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो कभी कभी कुछ सिंपल क्वेश्चन हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए और वो पूछ ले, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस मैम। चलिए, अब देखिए,
अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे. तो अगेन वी विल कंसीडर फंक्शंस वेरिएबल means we will consider function defined or any subset of Rn or itself Rn to Rn. ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए पहले आप लोग R टू R डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट रिकॉल कराइए. तो क्या होता है, अगर हमारा फंक्शन R से R किसी इंटरवल ऑफ R से R पे मैपिंग है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f एट एनी पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल. क्या होता है? मैम लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx plus h minus fx upon h. ये होता है ना बराबर. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते डेरिवेटिव हैं f कहते का हैं. एट पॉइंट x. हाँ चलिए रिकॉल Yes, ma'am. दैट. लिखिएगा, लिखिएगा मत, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, लिखना होगा तो बताएंगे. रिकॉल दैट अगर f का ओपन इंटरवल i ऑफ r से r पे मैपिंग है, रिकॉल दैट फॉर दिस फंक्शन एंड a इन i f डैश a क्या डिफाइंड होता है, दिस इज लिमिट h tending to 0 f of a plus h minus fa upon h, है ना. प्रोवाइडेड Limit exists. लिमिट एग्जिस्ट. हाँ, Exist. अगर ये लिमिट मिली तो आप कहेंगे कि ये आपका फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, और जो वैल्यू आएगी उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट ए. ठीक है, और अगर नहीं मिलेगी तो बोलेंगे नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है. अब थोड़ा चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और ऐसे तो ये हो जाएगा लिमिट और लिमिट एंडिंग 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h माइनस एफ डैश a इज इक्वल टू 0. क्या ये लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं हम लोग ऐसा? बोलिए क्या करना था, बस इसको एफ डैश Yes, बदल ले ma'am. आना है Yes, क्योंकि ma'am. ये h, हाँ ये h से इंडिपेंडेंट है. समझ में आ रहा है ना सभी लोग को? h से इंडिपेंडेंट है तो आप चाहे तो उधर लेते आइए. तो अगर आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाएंगे भी तो ये अनअफेक्टेड रहेगा, वही वैल्यू देगा. तो हमने क्या किया, इसको लिमिट के अंदर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अब देखिए, अब तो आप सिंपल जो एडिशन जानते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस एच एफ डैश ए अपॉन एच बराबर मैम उसको 0. लिख एडजस्ट सकते किए हैं? हैं क्या? हाँ 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 बिल्कुल, हमने एफ डैश ए को इधर साइड इधर ट्रांसफर कर दिया है. और क्योंकि देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. सेम इसी तरह से जैसे x है और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कर दीजिए तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? x ही मिलेगी ना. अब अगर आप एक्स ही इस पे मिलेगी मैम. x प्लस 2h या x प्लस एच स्क्वेयर या कुछ करेंगे तब ना वो अफेक्ट करेगा उसको, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. लेकिन अगर उसमें h एच का का टर्म कोई फंक्शन है होगा ही तभी नहीं, मैम इफेक्ट करेगा वो. हाँ 0 करेगा. अगर h का फंक्शन है ही नहीं तो वो तो वही वैल्यू दे देगा. इसीलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश a विल बी f डैश a. क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, तो अब आप देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. नीचे वाला एक्सप्रेशन देखिए, लिख सकते हैं? Yes, ma'am. लिख सकते हैं. क्यों भाई, और लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मैम. ठीक है, हाँ चलिए देखिए. अब आइए, अब देखिए क्या हो गया. कोई और ज्वाइन होना चाह रहा है क्या? नहीं मैम, ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ डैश ए के बराबर कैसे हाँ, होगा? आप हमको बता दीजिए वैल्यू चेंज कैसे हो जाएगी. 0 की नहीं, एफ डैश ए के बराबर. आई एम सॉरी, नहीं गलत लिख दी है. ये एफ डैश ए ही तो होगा ना. मतलब मैम समझ में नहीं आया कैसे हुआ, बता दीजिए. अरे भाई देखिए यहाँ देखिए, जैसे देखिए आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x विच इज x स्क्वेयर. तो अगर आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दिए, जहां h कोई रियल नंबर है, तो लिमिट एफ एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेट करेंगे. लिमिट h टेंडिंग टू 0 x स्क्वेयर. अब आप वो वाला टर्म ना 0 की तरफ टेंड कराएंगे जो h को कंटेन कर रहा है. इसमें तो कोई टर्म है ही नहीं जो h को कंटेन करे है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. अभी भी नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया मैम. क्लियर हो गया. अब देखिए, अब यहाँ आइए, अभी यही आप f ऑफ x को डिफाइन किए होते x प्लस h. ठीक है, ये होता आपका.
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x क्या हो जाता, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h का स्क्वायर। अब आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे x प्लस h का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। x square. लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। अब इसमें भी h इसमें भी h, दोनों टेंड करेंगे 0 की तरफ, जैसे आप h टेंड करेंगे 0, देन यू विल गेट स्क्वायर। जहां h का टर्म आएगा वो ना h टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू अटेन करेगा। अब जब नहीं है तो कहां से वैल्यू आप उसको रखेंगे, h बराबर कहां पुट करेंगे, ये यहाँ पे क्योंकि f डैश में कोई h का टर्म है ही नहीं, इसलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 वही वैल्यू होगी। अब क्लियर हो गया, यस मैम। चलिए अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखे रहिए और जो हम आर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन करने जा रहे हैं उसको कंपेयर करिएगा यहाँ से, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हम एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं वो अचानक से नहीं प्रकट हुआ है, आइडिया यहीं से आया है। तो ठीक है, जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आर टू आर में जानते हैं उसको अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में ले आए तो इसी से हम लोग आइडिया पा जाते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करने का फॉर फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी सबसेट ऑफ आर इन टू आर। तो चलिए ले लीजिए, लेट एस बी एंड देखिए हम लोग वहां पे जब आर टू आर में डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करे थे तो ओपन इंटरवल लिए थे, तो करस्पॉन्डिंगली हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, बोलिए, Open set, सेट ma'am. ऑफ आर, हाँ आर एन का ओपन सेट लेंगे। लेट एस बी एन ओपन सेट ऑफ आर एन एंड ए बार is an element of S. Let f from S to Rm be a map. ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करने के लिए हमें एक मैप चाहिए, उन्हें वो मैप ले लिया है और डिफरेंशिएबिलिटी हम किस पॉइंट पे डिफाइन करेंगे तो वो पॉइंट हमारा ए बार है। अब देखिए द मैप, थोड़ा सा डेफिनेशन मतलब घुमावदार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जैसा हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए हैं, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। तो द मैप f is called differentiable at a bar in S, मतलब हम कहेंगे कि हमारा f a बार पे डिफरेंशिएबल है कब, if, अब यहीं से आपको ध्यान देना है, if वहां पे हम लोग क्या कहते थे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बस अब यहाँ देखिए क्या है, मैम, if, हाँ मैम ये ओपन सेट क्यों लिया गया है एस को? देखिए आप जब वहां पे काम करते थे ना, आर से आर में काम किए थे तो आप ओपन इंटरवल्स लेते थे ना, यस मैम। यस मैम। आपने जहां आपने आर टू आर में जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है तो वहां पे ओपन सेट के पॉइंट पे पढ़ी है, एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसीलिए हमें जो Yes, ma'am. पॉइंट चाहिए होगा वो इंटीरियर पॉइंट चाहिए होगा। तो इंटीरियर पॉइंट किसके होते हैं, सेट के ही तो हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं, यस मैम। Yes, इसलिए ma'am. हम लोग ओपन सेट लेते हैं, ठीक है। यस चलिए मैम। आइए, तो अब देखिए ये आपका f कहा जाएगा डिफरेंशिएबल एट ए बार इन एस इफ, थोड़ा सा यहीं पे ट्विस्ट है जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं उससे, if there exists a linear map, यहीं से ध्यान से देखिएगा, कंडीशन क्या है, एक लीनियर मैप मिले t फ्रॉम कहां से कहां, Rn to Rn to Rm, that वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक सेकंड, मैम स्क्रीन भी डिले हो रहा है। इंटरनेट का, अभी रुकिए अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो रहा है यस क्यों भाई, अभी ठीक है, हाँ अब सही हो Yes, जाएगा, ma'am. इंटरनेट हमारा वो हो गया था, स्लो हो गया था। चलिए आइए, तो देखिए
फिर से सुन लीजिए क्योंकि इंटर कनेक्टिविटी पुअर हो गई थी। तो आप क्या करेंगे, एफ एक मैप लेंगे फ्रॉम ओपन सेट ऑफ आर एन टू आर एम और ए बार एक पॉइंट लेंगे एस का। अब आप उस पॉइंट पे एफ की डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखिए क्या है, हम कहेंगे कि हमारा मैप एफ डिफरेंशिएबल है ए बार पे कब, यदि एक लीनियर मैप मिले, ध्यान रखिएगा कोई मैप नहीं, लीनियर मैप मिले सच दैट, अब यही कंडीशन क्या है देखिए ध्यान से, लिमिट वी बार, क्योंकि हमारा यहाँ पे वेक्टर है सारे तो हम लोग बार लगाएंगे, वी बार टेंड्स टू 0 बार एफ ऑफ ए बार प्लस वी बार, जैसे आपने ए प्लस एच लिखा है, एच की जगह वी बार कर दीजिए बस, एफ ऑफ ए बार माइनस माइनस हमें कुछ लिखना है, अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ वी बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, टी ऑफ वी बार। तो आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन एफ ए बार पे डिफरेंशिएबल है यदि एक ऐसा लीनियर मैप मिले आर एन से आर एम में, एक लीनियर मैप मिले आर एन से आर एम में सच दैट ये लिमिट 0 हो जाए। अब कंपेयर करिए तो आपको अब ये एक्सप्रेशन एकदम अननोन नहीं लग रहा होगा, यहां से कंपेयर करिए तो बस आपने क्या किया है, एच एफ डैश ए को रिप्लेस कर दिया है टी ऑफ वी बार से, टी बस वी और बार। कुछ नहीं। हाँ, और ये एच आपका नॉर्म वी से रिप्लेस हो गया है। तो देखिए अब ऐसा नहीं लग रहा होगा कि अचानक कहाँ से एक्सप्रेशन प्रकट हो गया, जबकि हम लोग दूसरी डेफिनेशन जानते थे, उसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यहाँ तक आ सकते हैं। अब जब इस मैम एक्सप्रेशन को नॉर्म हम क्यों देख लिया रहे हैं, हाँ मैम, नॉर्म क्यों लिए? नॉर्म आप स्केलर बनाने के लिए लिए हैं, नॉर्म ऑफ वी जो है वो वी की लेंथ होगी ना, तो स्केलर नंबर एक हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, और अब ये अगर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी तब आप कह देंगे कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चाहिए भाई, दो चीज चाहिए, पहला तो क्या, एक लीनियर मैप मिले, और दूसरा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब लीनियर मैप मिलना सफिशिएंट नहीं है, लीनियर मैप ऐसा मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर यस मैम। एफ, हाँ अगर अभी आप लोग को डेफिनेशन से थोड़ा सा मतलब वो लग रहा होगा कि कैसे याद हो जाएगा, कैसे याद होगा या कैसे समझ आएगा, तो दो चार जब इस पे एक्सरसाइजेस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, घबराइएगा मत बिल्कुल भी एक्सप्रेशन देख करके। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट ईच ए बार इन एस, मतलब ओपन सेट के हर पॉइंट पे अगर वो डिफरेंशिएबल है, देन यू विल से दैट योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एस, तब आप एस पे कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन एस। तो डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आई या नहीं, बोलिए। यस मैम। यस मैम। क्या करना है, क्या है डेफिनेशन, कि हमें लीनियर मैप मिले, एस से नहीं मिलना है, हमें आर एन से आर एम मिलना है। लीनियर मैप कहां से मिले, आर एन से आर एम में, पूरे पूरे आर एन से मैम आर एम एफ में। के बाद कैसे, सच दैट लिखिएगा, एफ इज सच दैट। हाँ कहाँ पे, नहीं एफ इज सेड टू बी, एस टी बी, अच्छा हमने आप लोग को शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया लग रहा, ये होता है सेड यस टू मैम बी, पता है। हाँ सेड टू बी होता है। ठीक है, सेड टू बी, ठीक है, इसको हम एस टी बी शॉर्ट में लिखते हैं। तो एस टी बी, हाँ आइए, तो देखिए डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जब आपको लीनियर मैप मिले जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि भाई ऐसा कोई कंडीशन होने वाला है या नहीं, या कोई आर्टिफिशियल कंडीशन बन गई है। तो आप लोग एक काम करिए, कांस्टेंट मैप लेके चलिए और कांस्टेंट मैप से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, तो इतना काम आप खुद करिएगा, लेकिन अभी हम कुछ कराने जा रहे हैं उसको देखिए। एक बात आप लोग और ऑब्जर्व करिए, जब हम लोग आर टू आर में डिफरेंशिएबिलिटी करे थे, यहाँ ये यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी करे थे ना, तो ये जो वैल्यू होती थी इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, क्या बोलते थे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, है ना, यही होता था डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी गई है आपको, इस डेफिनेशन में कहीं पे भी आपने ये नहीं देखा कि एफ का डेरिवेटिव क्या होगा एट ए बार, कहीं नहीं लिखा है,
सिर्फ आपको ये बता दिया गया है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, यदि एक लीनियर मैप मिले, एक लीनियर मैप एग्जिस्ट करे Rn to Rm विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तब हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन ए बार पे डिफरेंशिएबल है। लेकिन डेरिवेटिव हमने नहीं देखा कि f का डेरिवेटिव ए बार पे क्या होगा, तो उसके लिए आप लोग को दो रिजल्ट्स देखने होंगे, फिर उसके बाद आप किसी भी पॉइंट का डेरिवेटिव, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f एट ए बार। तो आइए देखते हैं वो दोनों रिजल्ट, बहुत आसान है। तो इसको हम लोग कह देते हैं कंडीशन 1, अभी आगे यूज होगा। देखिए प्रोपोजिशन नंबर 6, इफ t फ्रॉम, यदि आपका कोई लीनियर मैप t इज अ लीनियर मैप एंड, यदि t लीनियर मैप है एंड लिमिट v बार टेंड्स टू 0 बार t of v bar upon norm of v is equal to 0। एक बात और, ये 0 बार का क्या मतलब है बताइए जरा। वेक्टर मैम। जीरो वेक्टर में। 0 कितने टपल होंगे, n होंगे ना, क्योंकि आप v बार कहाँ ले रहे, हाँ n टपल होंगे, तो 0 बार का मतलब 0 0 0 m टाइम्स, ठीक है, वेक्टर 0 है, 0 नहीं है। तो देखिए अगर ये हमारा t एक लीनियर मैप है सच दैट लिमिट ऑफ v टेंडिंग टू 0 t v अपॉन नॉर्म v ये 0 है, then t is the zero map। जीरो मैप तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जीरो मैप मैम क्या होता है? हर एलिमेंट को जीरो पर मैप कराता है। प्रोजेक्ट करता है। हाँ, हर एलिमेंट को 0 पे मैप नहीं, प्रोजेक्ट नहीं करेगा, हर एलिमेंट की इमेज, ठीक है, ऐसे बोलेंगे आप, हर एलिमेंट की इमेज 0 होगी। तो यदि कोई लीनियर मैप ऐसा है कि लिमिट v टेंडिंग टू 0 tv अपॉन नॉर्म v 0 है, ठीक है, तब आपका t जो हो जाएगा वो 0 मैप हो जाएगा। तो बाय हाइपोथेसिस प्रूफ देखिए हमें क्या दिखाना है कि अगर ये कंडीशन हमारा मैप सेटिस्फाई कर रहा है तो t 0 मैप होगा। तो बाय हाइपोथेसिस वी हैव, देखिए हम फ्रीक्वेंटली बेसिस एलिमेंट का यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। आइए, लिमिट v बार को आप t ऑफ ei बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? हर v इन Rn के लिए है, तो हम लोग v बार को t ऑफ ei बार लिख सकते हैं फॉर सम t, लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम। लिख सकते हैं। आप मतलब आप वेक्टर को ही ti ले लीजिए, v बराबर ti ले लीजिए, बस ऐसे समझिए। v बराबर हम ले लेते हैं t ऑफ ei, जहाँ पे ei क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस, जिसमें ith पोजीशन पे 1 है, बाकी सब जगह 0 0 0। तो अगर हम v बार बराबर t ei बार पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी हैव t ऑफ v बार की जगह हमारा है t ऑफ ei अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ t ei, ये भी 0 होगा क्योंकि ये कह रहा है कि जब भी आप v tv बार अपॉन नॉर्म ऑफ v बार लेंगे तो वो 0 आ रहा है, तो हमने v बार की जगह t ऑफ ei ले लिया। अब देखिए t लीनियर है, कैपिटल Yes, t ma'am. लीनियर है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट t टेंडिंग टू स्मॉल 0 t इंटू t इंटू ei। t ei अपॉन, अब देखिए नॉर्म की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि वेक्टर और अगर स्केलर मल्टीप्लाइड है तो स्केलर का मॉड इनटू वेक्टर का नॉर्म, ये हो जाता Norm. है। तो यहाँ से आप हो जाएगा मॉड t इंटू नॉर्म ऑफ ei, हो जाएगा, हो जाएगा, यस मैम। हो जाएगा ना। चलिए, लिमिट t टेंडिंग टू 0, अब नॉर्म ऑफ ei क्या होगा, नॉर्म आप What? जानते हैं क्या होता है, देखिए नॉर्म अगर आप x बार का नॉर्म x बार का नॉर्म कितना होता है, x बार का नॉर्म क्या होता है, Ma'am, रूट inner में product. x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। डॉट 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 xn का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए नॉर्म ऑफ xn x बार होता है अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डॉट 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 xn स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका नॉर्म ऑफ ei क्या हो जाएगा, ei क्या है, ei वो वेक्टर है जिसमें हाईएस्ट बाकी पोजीशन सब पर 1। 0, हाँ, तो 0 प्लस 0 डॉट 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 1 प्लस 0 प्लस 0, तो अंडर रूट में 1 विच इज 1। क्लियर है सभी को? नॉर्म ऑफ ei 1 कैसे आएगा, Yes, ma'am. नॉर्म ऑफ ei 1 हो गया,
और यहाँ पे आपको मिला टी अपॉन मॉड टी इंटू टी ई आई, क्योंकि नॉर्म ई आई 1 हो गया, तो हमें ये मिल गया। अब आप ये जानते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच जब रियल है, एच अपॉन मॉड एच कितना होता है, +-1, यही होता है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0, या तो +- या तो +1 आएगा या तो -1। तो हम अगर इकट्ठे लिखें तो +-1। अब आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा कि दोनों एक साथ कैसे होगा। तो क्या होगा कि कुछ के लिए प्लस होगा, कुछ के लिए माइनस होगा। तो आप अगर प्लस है तो प्लस साइन कंसीडर करेंगे, और अगर माइनस है तो माइनस साइन कंसीडर करेंगे। उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। आइदर इट विल टेक प्लस वैल्यू और इट विल टेक -1। तो अगर +1 आएगा तो हम लोग प्लस साइन ले लेंगे, -1 आएगा तो -1 साइन ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई। आप चाहे जो v को TE1 TE2 चाहे जो लेंगे, यू विल रीच एट दिस स्टेज। आप हमेशा इस स्टेज पे पहुंचेंगे। पहुंचेंगे या नहीं? पहुंच जाएंगे। चाहे जो TE1 E2 E1 E2 E3 चाहे जो ले लीजिए, n तक में आप हमेशा यहाँ तक पहुंचेंगे इस हाइपोथेसिस से। पहुंच जाएंगे? यस मैम। यस मैम। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, t ऑफ ei इज 0। हो जाएगा, क्योंकि अंदर t तो कुछ है ही नहीं, और +-1 बराबर 0 मीन्स दैट वैल्यू इज इटसेल्फ 0। ठीक है, क्लियर है कि नहीं सभी को ये बात? यस मैम। क्लियर है? अब देखिए, अब आप हमको बताएंगे, हमने कहा कि t 0 मैप हो गया, अब आप बताएंगे आर्गुमेंट क्या है। ये मैम यहाँ वेक्टर प्लस लीनियर माइनस का अलजेब्रा, कोई सी नहीं इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं सॉल्व करेंगे, ये कैसे रिमूव करेंगे यहाँ से? तो ये आपका जो वैल्यू लेगा उसको तो लिखेंगे। तो मैम एज ए पॉजिटिव आप कंसीडर किए हैं क्या वहाँ? कुछ भी कर लीजिए, आप निगेटिव ही कर लीजिए तो भी तो आप, क्योंकि वो 0 के बराबर, देखिए अगर प्लस लैम्डा बराबर 0 है तो भी आपको मिलेगा लैम्डा बराबर 0, माइनस लैम्डा बराबर 0 है तो भी आपको लैम्डा बराबर 0 मिलेगा। तो हमने इकट्ठे कर दिया है बस, ठीक है। अगर आप ठीक है प्लस साइन लेते हैं और वो 0 है तो भी वो 0 के ही इक्वल होगा, और अगर माइनस साइन लेते हैं वो 0 है तो भी वही 0 के इक्वल होगा। तो प्लस माइनस साइन यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन प्लस माइनस साइन लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने इस सिंबल को कैसे हैंडल किया, तो इस सिंबल की वैल्यू ये आ रही है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख दिया। आगे चले। जी मैम। अब आप यहाँ से यहाँ का आर्ग्यूमेंट आप लोग बताइए। हमने कह दिया कि t 0 हो गया, लीनियर अलजेब्रा का आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही फेमस आर्ग्यूमेंट, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं आप लोग को एकदम याद होगा ये। कर्नल मैम। यस मैम। कर्नल हो गया, और कोई ट्राई करेगा? मैम क्या बताना है? अच्छा, क्लास में थे नहीं थे क्या? क्लास में नहीं थे? मैम यहाँ जीरो तो लीनियर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर मैप मैम होगा। मैम लीनियर हाँ कॉम्बिनेशन में स्टैंडर्ड बेसिस को लिख सकते हैं। हाँ ठीक, उसके बाद आप सही जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम कोई भी x इन Rm लेंगे, हमारा मैप Rn से चल रहा है, तो Rn में लेंगे तो हम x बार को क्या लिख सकते हैं, xi ei लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। अब आगे बताइए, अब आगे बताइए, t ऑफ x बार क्या हो जाएगा? t ऑफ 0 x बार बार होगा। xi स्केलर है, t ei i फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हर t ei 0 है, इसका मतलब ये 0 है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x इन Rn, यानी Rn के हर वेक्टर को ये 0 पे मैप कर रहा है। व्हाट इट मींस? इट मींस दैट आवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ 0 मैप। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है मैम। क्लियर है ना? तो देखिए इस रिजल्ट ये होता है कि इफ एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स एवरी एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस टू 0, या किसी भी बेसिस के हर एलिमेंट को अगर वो 0 पे मैप करता है, तो आप ये देख पाएंगे कि वो मैप 0 मैप होता है। ठीक है, और प्रूफ भी हमने आपको यहाँ पे दे दिया, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखेंगे और टी लीनियर है, तो जैसे ही आप इस सम पे अप्लाई करेंगे स्केलर्स बाहर हो जाएंगे और टी इस पे लग जाएगा, तो टी ई आई 0 है, इसका मतलब ये टी ऑफ एक्स बार 0 होगा, और ऐसा हर आर एन के एलिमेंट के लिए होगा। दैट्स व्हाई योर मैप इज 0, क्योंकि 0 मैप वही मैप होता है जो डोमेन का हर एलिमेंट को 0 पे मैप कर दे।
इसलिए आपका टी जीरो मैप हो जाएगा. सो हेंस टी इज द जीरो मैप. ठीक है, चलिए अब देखिए ना, अभी भी हमने डिफरेंशियल नहीं डिफाइन किया, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा ये नहीं डिफाइन किया है. इसके लिए आप लोग को एक रिजल्ट और देखना होगा, एक रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए फिर तुरंत आ जाएगा. तो लिख लीजिए, लेट एस बी एन ओपन सेट ऑफ आर एन a bar in S and let f from S to Rm be a map. और मान लीजिए कि अब वही सारा जो अजम्पशन हम लोग ऊपर लेके चले थे बस. Now if there exists a linear map T from Rn to Rm such that it satisfies वन जो हम लोगों ने डिफरेंशियल की डेफिनेशन दी थी उसमें जो इक्वेशन माना था वही इक्वेशन है आपका. सच दैट इट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 in the definition of differential of f such that it satisfies equation 1. then तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है, then t is unique, मतलब कि आपने तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में कहा कि यदि कोई लीनियर मैप मिल जाए जो कि कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर दे तब हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन ए बार पे डिफरेंशिएबल है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि कई सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे, अगर हाँ तो क्या रिलेशनशिप होगा, और अगर नहीं मिलते हैं, यूनिक मिलता है, तो फिर आप उसको प्रूव करिए. तो हम लोग यहाँ पे प्रोपोजिशन 7 यही आंसर कर रहा है कि वहां पे आपको कई सारे मैप नहीं मिलने वाले हैं. मतलब अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जो कि कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, बात क्लियर हुई. तुरंत क्वेश्चन उठेगा ना कि कई सारे आपको मिल सकते हैं, कई सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकते हैं जो कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करें, लेकिन ये रिजल्ट ये प्रूव कर देगा कि आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वहां पे वो ऑलवेज यूनिक होगा. और जब आप यूनिकनेस प्रूव कर देंगे तो यही टी जो लीनियर मैप मिला है यही डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी. फिर हम आपको कंपैटिबिलिटी दिखा देंगे जो हम लोग रियल लाइन में पढ़ के आए हैं और यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है. तो पहले चलिए, बहुत छोटा सा प्रूफ है, इसकी यूनिकनेस प्रूव कर लेते हैं. तो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है भाई, मान लेते हैं कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T1 T2 जो कंडीशन 1 को दोनों को इक्वल सेटिस्फाई दिखा कर रहा देंगे. है और दिखा दे कि T1 बराबर T2. तो चलिए मान लिया जाए, सपोज दैट T1 and T2 are linear maps from Rn to Rm which satisfy equation 1. ठीक है, दैट इज इक्वेशन 1 को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं. मतलब T1 के लिए एक बार इक्वेशन 1 लिख दीजिए और T2 के लिए लिख दीजिए. तो T1 के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए, लिमिट v बार टेंस टू 0 बार f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस f ऑफ a बार माइनस T1 ऑफ v बार अपॉन norm of v bar is equal to 0. And f of a bar plus v bar minus f of a bar minus T2 of v bar upon norm of v bar is equal to 0. ठीक है, क्यों भाई, सीधा सीधा लिख दिए हैं. एक बार T1 के लिए, एक बार T2 के लिए इक्वेशन 1 एक बार T1 के लिए लिख गया, एक बार T2 के लिए, क्योंकि आपने माना है कि T1 T2 दो लीनियर मैप मिल रहे हैं जो दोनों का टेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, मैम आगे चले. आरएचएस में 0 बार नहीं रहेगा. सॉरी, हाँ सॉरी, 0 बार होगा. ठीक है, अब इतनी छोटी मोटी गलतियां आप लोग इग्नोर करके और खुद बना लिया करिए. ठीक है, हमें भी बता दिया करिए लेकिन आप लोग अपना भी बना लिया करिए खुद से. चलिए आइए,
अब क्या होगा, दोनों इक्वेशन में क्या करिए, डिफरेंशिएट कर, दोनों इक्वेशन में मतलब ये अगर आपका इक्वेशन स्टार है और ये डबल स्टार है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन स्टार इक्वेशन डबल स्टार को, तो क्या मिलेगा, LHS LHS में सब्ट्रैक्ट होगा, RHS RHS में, तो क्या मिलेगा, देखिए इट फॉलोज दैट, क्या मिल जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल, बचेगा क्या, T1 V बार माइनस T2 V भी बार इक्वल टू 0। अपॉन नॉर्म ऑफ V बार इज इक्वल टू 0, अपॉन वाला भी तो रहेगा ना, यस मैम। ठीक है, रहेगा। और आप ये जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जानते हैं या नहीं, यस मैम। तो यानी कि T1 माइनस T2 को अगर हम T लिखेंगे तो T भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लीनियर मैप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए वेक्टर स्पेस के सेंस में इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए हम लोग लीनियर मैप्स लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे कंसिडरेशन मैप्स का है, फंक्शंस का है। तो T1 एंड T2 where T is a linear map from Rn to Rm, ये आप लोग जानते हैं कि अगर दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों लीनियर मैप है तो उनका डिफरेंस भी लीनियर मैप हो जाएगा। अब यहाँ से T0 हो जाएगा, T0 हो जाएगा, जीरो मैप होगा या नहीं, यस मैम, होगा मैम। प्रोपोजिशन 6 से। वेरी गुड, बाय प्रोपोजिशन 6। सो यहाँ से क्या हो गया, विच इम्प्लाइज दैट T1 माइनस T2 इज 0, तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इज, ये आपका देखिए ये मैप है, ये वेक्टर वेक्टर नहीं है, जीरो मैप है, ये आपका जीरो मैप है, कंफ्यूजन मत करिएगा, ये जीरो वेक्टर है, 0 0 0, ये जीरो मैप है, मतलब 0 ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xm बराबर 0, तो ये जीरो मैप है, तो ये आपका जीरो मैप है। यहाँ से क्या हो गया, T1 बराबर T2, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो डेफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में लीनियर मैप मिलते हैं, लीनियर मैप मिलता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक अब होता है। आपकी, हाँ, अब आपकी डेफिनेशन आएगी किसकी, डेरिवेटिव की एट एनी पॉइंट, तो लिख लीजिए, देखो देखिए डेफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करना कितनी आफत का काम है यहाँ पे, मतलब आप R में R टू मतलब फ्रॉम R टू R आप कितनी आसानी से लिमिट के कॉन्सेप्ट में डिफाइन करके चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपने दिखाया है कि आपको एक लीनियर मैप चाहिए जो कंडीशन 1 सेटिस्फाई करे, अब उसके बाद आप ये प्रूव करेंगे कि वो जो लीनियर मैप मिलता है वो यूनिक होता है, एंड आफ्टर दैट यू विल डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ f एट एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन, तो लिख लीजिए, if f from S where S आपको पता है क्या है, S क्या है, ओपन सबसेट ऑफ Rn, Rn। ठीक है, तो ये हम, हाँ, तो if f from S to Rm is differentiable, अगर ये हमारा डिफरेंशिएबल है at a बार in S, अगर डिफरेंशिएबल है, then the unique, देखिए वहां पे हम लोग लिखे थे अ लीनियर मैप, अब यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, then the unique linear map, तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारा मैप यूनिक है, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, then the unique linear map, इस लाइन को चाहे तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, यूनिक लीनियर मैप कहां से कहां होता है भाई, Rn से Rm में। Rm में, occurring in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 वही जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में था, is called, then the unique map from Rn to Rm occurring in equation 1 is called differential और, सॉरी यहाँ पे द लगा दीजिएगा, द डिफरेंशियल और द डेरिवेटिव ऑफ f एट a बार, तो एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत दीजिए, किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो लीनियर होता है या नहीं, डेफिनेशन देखिए, देखिए डेफिनेशन और तुरंत बताइए, किसी भी होगा मैम। पॉइंट पे होगा ना, कि आप वही डिफाइन ही कर रहे हैं, यूनिक लीनियर मैप T
is called the differential or the derivative of f at bar. तो जिसको आप लोग डिनोट करेंगे the differential of f at a bar. तो एक्चुअली आपको क्या मिल गया? आपको मिला कि जो डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है एट एनी पॉइंट, इट इज अ मैप फ्रॉम Rn to Rm. So the differential of f at a bar is denoted by f dash a bar or by df at a bar. तो यहां समझिए t को आपने क्या कहा? डिफरेंशियल और डेरिवेटिव ऑफ एट ए बार, जिसको आप डिनोट कर रहे हैं एफ डैश ए बार से. तो एक्चुअली t आपका क्या हो गया? t हमारा हो गया एफ डैश ए. क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं, t जो मिल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं द डिफरेंशियल और द डेरिवेटिव ऑफ एट ए बार, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एफ डैश ए बार से. तो सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा? इन सिंबल्स t is nothing but f dash a bar. यही तो होगा. देखिए डेफिनेशन यही कह रही है ना. तो इसका मतलब विच इज अ मैप फ्रॉम, कहां से कहां मैप है? Rn से Rn to Rm. Rn to Rm. Rn to Rm. अगर आपका फंक्शन s is your function is any if your function f is a map from any open subset of Rn to Rm, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा किसी एक पॉइंट पे वो क्या होगा? इट इज अगेन अ लीनियर मैप. आपका फंक्शन जरूरी नहीं है कि लीनियर हो, लेकिन उसका जो डिफरेंशियल होगा, जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा? वो एक लीनियर मैप हो जाएगा. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन एक ही बार में नहीं समझ में आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी. आइए, तो कंडीशन 1 को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं. कंडीशन 1 इज इक्विवेलेंट टू, कंडीशन 1 क्या थी आपकी? एफ ए बार प्लस वी बार माइनस एफ ए बार माइनस एफ वी बार अपॉन नॉर्म ऑफ वी बार इज इक्वल टू 0. यही थी ना कंडीशन? कंडीशन 1 यही थी ना? तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको मत लिखिएगा. दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहां से लाइन आएगी आपकी, क्या है इक्विवेलेंट टू? एफ ऑफ ए बार प्लस वी बार माइनस एफ ऑफ ए बार इज टी ऑफ वी बार प्लस नॉर्म ऑफ वी इंटू ई ए वी. कैसे बता सकते हैं आप लोग? यहां से देखिए, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो ये सॉरी टी था, हमने एफ लिख दिया है झटके में. इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिख पाएंगे? बताइए. इसको हम लोग ये मान सकते हैं ई ऑफ, ये फंक्शन होगा ए और वी का, इतना तो क्लियर है. इसको अगर हम लोग कुछ मानते हैं तो ये फंक्शन हो जाएगा किसका किसका? ए और वी का. इतनी बात बताइए पहले, एक एक स्टेप में करते हैं काम हम लोग. इसको हटाते हैं, नीचे करते हैं, ताकि आपका प्रूफ जो इस लाइन लिखी है वो ना गड़बड़ हो, तो वो आपका सही रहेगा. देखिए कंडीशन 1 is equivalent to f of a bar minus this. अब आइए, अब ये कैसे आया, तो आइए देखा जाए. तो देखिए आपका जो कंडीशन 1 होता है वो लिमिट v बार टेंड्स टू 0 बार f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस f ऑफ a बार माइनस t ऑफ v बार अपॉन नॉर्म ऑफ v बार, यही होता है. तो अगर हम क्या करें कि इसको फंक्शन डिफाइन करें कोई, तो ये किसका किसका फंक्शन बनेगा? A और V का मैम. ए बी बनेगा, ए और बी का बनेगा. तो चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ई से. तो दिस इज फंक्शन ऑफ ई. मैम ए वी. एक स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए. ऊपर मतलब पीछे वाला? जहाँ मैम ये इन सैम्बल्स, हाँ मैम इन लीव हो गए सिंबल. थे. चलिए यहाँ से करिए, ठीक है. चलिए तो देखिए अगर आपका ये फंक्शन बनेगा तो ये ई और वी का फंक्शन बनेगा. वेयर
इसकी क्या खासियत है, विच टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर बताते हैं, वेयर ई, इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप लोग क्लास लीव कर दें इसके बाद तुरंत, ठीक है। दिस तो कंडीशन 1 इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, तुरंत समझिए और क्लास लीव करते हैं। तो देखिए ई, ये आपका जो फंक्शन बनेगा, इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये फंक्शन बनेगा ए और बी का, तो हम लोगों ने इस फंक्शन को कैपिटल ई से डिनोट कर दिया। इसकी क्या खासियत होगी कि ये टेंड्स करेगा 0 की तरफ, एज जब वी बार टेंड करे 0 पे, तभी तो आप लिमिट, तभी तो जब आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी लिमिट लगाएंगे, और ये 0 की तरफ होगा तभी तो आपका ये लिमिट 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये आपका वो फंक्शन होगा जिसकी लिमिट एज वी बार टेंड्स टू 0 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे तो इसकी लिमिट 0 होगी, तभी इस फंक्शन की लिमिट 0 होगी। अब समझिए, अब तो आपको दिखने लगा होगा, दिख रहा है कि नहीं? अब नॉर्म वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस मैम। और हाँ अब Yes. इसको आप नॉर्म वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू नॉर्म वी, और टीवी को इधर ला दीजिए, तो ये हो गया आपका एफ ए माइनस वी, एफ ए प्लस वी बार माइनस एफ वी बार, जहाँ पे ई ए ये आपका है, वेयर ई ए वी बार टेंड्स टू 0 एज वी टेंड्स टू 0, तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन 1 इसकी इक्विवेलेंट है। अब हम लोग कल देखेंगे कि कांस्टेंट मैप डिफरेंशिएबल होता है। कंडीशन 1 के बाद थोड़ा एक्सप्लेन करिए, नहीं समझ में आ रहा उतना। कंडीशन 1 आपको याद है, कंडीशन 1 क्या था, लिमिट एज टेंडिंग टू, लिमिट नॉन वी टेंडिंग टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, यही था ना? यस मैम। ये था। अब आप इसको अगर फंक्शन बनाना चाहे तो ये किसका फंक्शन बनेगा, ए और बी का, साफ साफ दिख रहा है, ए और बी पे डिपेंड करेगा, तो इट इज सम फंक्शन ऑफ ए एंड बी, तो उसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट कर दे रहे हैं। इतनी बात ठीक है? यस मैम। अब देखिए ये वी की खासियत क्या है कि जैसे ही v की लिमिट 0 होगी, क्योंकि ये हमारा कंडीशन 1 होता है लिमिटिंग कंडीशन, लिमिट v टेंडिंग टू 0 f ऑफ a बार प्लस v बार माइनस f ऑफ a बार माइनस t ऑफ v बार अपॉन नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 0। हम सिर्फ इतने को e ऑफ av डिफाइन कर रहे हैं। तो अब इसकी क्या खासियत होगी कि जैसे ही आप लिमिट लगाएं दोनों तरफ, तो ये लिमिट अगर 0 होगी एज वी टेंड्स टू 0, तभी तो ये लिमिट 0 होगी, अगर ये लिमिट 0 होगी तभी तो ये लिमिट 0 होगी, जो कि कंडीशन 1 है। तो यही लिखे हैं, जहां पे ये फंक्शन वो प्रॉपर्टी, वो ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जैसे वी टेंड्स करेगा 0 की तरफ, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 0 की तरफ टेंड करेगी। तो बस वही समझ चीज़ लिखा है। गया अब मैम। आप- बस, और सब लोग को क्लियर हो गया? क्यों भाई? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am. चलिए।